नमस्कार, खबरों के पीछे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक हर रोज की तरह रात 9 बजे हाजिर हूं ज्ञानेश्वर के साथ। हम बात कर रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला पटना आ चुका था, ज्ञानेश्वर से मिल चुका था और ज्ञानेश्वर ने यह खबर उस वक्त काम कर रहे अपने अखबार आज में ये बात छाप दी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला पटना में है और यह भी तय था कि वो आया था कुछ बड़ा करने। क्या बड़ा करने आया था यह बताएंगे ज्ञानेश्वर। देखिए सलाब, जैसा मैंने पहले बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला मुझसे मिलकर गया था और उसने कहा था कि कुछ बड़ा करने आए हैं, लेकिन इस बड़ा करने का आशय मैं भी यह नहीं समझ पाया था कि वो ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या इस कड़े सुरक्षा घेरे में कर देगा। देखिए, अंडरबल की लड़ाई में तो यह स्पष्ट हो गया था कि अब अंतिम निशानी की लड़ाई है और इस अंतिम निशानी की लड़ाई में या तो ब्रज बिहारी बचेंगे या सूरजभान बचेंगे। तो 13 जून 1998 यह दिन था शनिवार। आज अखबार में तब शनिवार मेरा साप्ताहिकी था, वीकली ऑफ। जैसा हमने बताया कि मैं फतुहा में रहा करता था, फतुहा से पटना आया जाया करता था। तो वीकली ऑफ के दिन, वो भी गर्मी का दिन, वीकली ऑफ के दिन मैं प्रायः कॉल नहीं लिया करता था। घर का जो लैंडलाइन फोन भी था उसे उठाकर रख देते थे चोंगा को। तो फतुहा में जो मेरा घर था उसके बीच की मंजिल पर हम रहा करते थे, मतलब बीच वाले पर। तो लैंडलाइन तो काम करता था लेकिन मोबाइल काम उस मंजिल पर नहीं करता था। उसमें मोबाइल की नेटवर्किंग मजबूत नहीं थी। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास ऊषा का मोबाइल वही मोबाइल पहले बिहार में लॉन्च हुआ था और मेरे पास नंबर था 9434002448। जून का महीना, गर्मी का दिन, 5 बजे के करीब बिजली गुल हो गई। एयर कंडीशन तो तब तक हम लोग देखे ही नहीं थे। 5 बजे सुबह, शाम को, हत्या शाम में हुई थी ना। तो 5 बजे शाम के करीब बिजली गुल हो गई। अब उमस इतनी थी या गर्मी इतनी थी तो मैं टहलते हुए छत पर चला गया। तो छत पर जो मेरा छत था वहाँ मोबाइल यदि ऑन करते थे तो उसमें कुछ नेटवर्क आ जाता था, सिग्नल्स दिखाई पड़ने लगते थे। सामने गंगा है, गंगा नदी। तो क्या मर्जी हुई नहीं मर्जी हुई, मैंने मोबाइल ऑन कर दिया। अच्छा, ठीक है। मोबाइल मैंने अभी ऑन ही किया था, 10-15 मिनट हुए होंगे, गर्मी इतनी थी ही, मोबाइल बजा और जो घंटी थी वो श्री प्रकाश शुक्ला की थी। जो आवाज थी फिर आवाज थी अशोक सिंह, मतलब श्री प्रकाश शुक्ला। अब उसने कॉल रिसीव करते ही कहा कि ब्रज बिहारी को हमने इतनी गोलियां मार दी हैं, आप पता कर लीजिए। अच्छा। अब तो मैं अवाक, क्योंकि वो मुझसे मिलकर गया था और उसने कहा था कि हम कुछ बड़ा करने आए हैं। अब ये कह रहा कि ब्रज बिहारी को हमने इतनी गोलियां मार दी हैं, आप पता कर लीजिए। तो ये तो मेरे किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था कि इतना सुरक्षा घेरे में ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की जा सकती है। अब इतनी बड़ी खबर और पहली खबर, मैंने पहले भी बताया आपको कि श्री प्रकाश को छपाक रोग लग गया था। बाजार के बाद तुरंत मीडिया को खबर करना उसका फैशन बन गया था। तो मैंने कहा कि इस खबर को कंफर्म कैसे किया जाए। तब टीवी का यह दौर था नहीं कि हाँ नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ और ये सब चलने लगे। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान कहते हैं, जहां अपने कमांडोज के साथ ब्रज बिहारी प्रसाद थे, जहां उनकी हत्या होने की बात बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है श्री प्रकाश शुक्ला के द्वारा, वह पटना के शास्त्री नगर इलाके में, मतलब शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुआ करता था। आज भी उसी इलाके में। तो हम क्राइम रिपोर्टर थे, तो हम लोग का एक रूटीन शाम को हुआ करता था कि हम लोग हर शाम पटना के हर थाने से बात किया करते थे।
और जैसे ही फोन उठता था तो सामने वाले से हम लोग पूछते थे सब खैरियत है ना, मतलब शांति है ना। तो मुझे जहां तक याद है कि शास्त्री नगर थाने का नंबर अंतिम में 2966 था, ठीक है ना, 966 था। तो मैंने रोजमर्रे की तरह, हालांकि मेरा वीक ऑफ था, लेकिन इतनी बड़ी खबर थी कि मैंने कॉल कर दिया शास्त्री नगर थाने को। शास्त्री नगर थाने के मुंशी ने फोन उठाया। वो मुझे जानता था, रोज का वास्ता था, और मेरे जैसे तमाम क्राइम रिपोर्टर्स का वास्ता था। तो मैंने पूछा सब खैरियत ना, मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से पूछा। तो उसने कहा हाँ सब खैरियत है। अच्छा। तो मैंने कहा ये कह रहा है कि हमने इतनी गोलियां मार दी, पता कर लीजिए। क्योंकि आपको ये पता होगा कि श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा है, मतलब नहीं देखिए, अब ये तो मेरे लिए भी, अब ये खबर कैसे ब्रेक की जाए जी, तो एक रिपोर्टर के सामने भी ये चैलेंज होता है कि आप किस तरीके से उसे ब्रेक करेंगे। और थाना बोल रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सलामत है। अब मैं पटना में हूं नहीं, मैं फतुहा शहर में हूं। तो मुझे लगा कि कहीं थाना वाला छुपा तो नहीं रहा है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई तो इसका हंगामा हो जाना भी तय है। लालू प्रसाद की सरकार, राबड़ी देवी मतलब लालू यादव की ही सरकार। हाँ, तो इसके बाद मैंने आज अखबार में फोन किया। हमारे चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे वीरेंद्र कुमार, बहुत ही भले इंसान। तो मैंने वीरेंद्र जी से पूछा कि शहर शांत है ना? तो उन्होंने कहा हाँ ज्ञानेश्वर को ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक ही है। तो मैंने कहा कि एसएन श्याम है क्या? अच्छा। तो जब मैं छुट्टी पर होता था या मेरा वीक ऑफ होता था तो मेरे बदले में एसएन श्याम क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे। वो भी पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं, आज भी एक्टिव हैं। तो एसएन श्याम अपनी कुर्सी पर थे। तो वीरेंद्र जी ने एसएन श्याम को आवाज़ दी, एसएन श्याम फोन पर आ गए। मैंने पूछा श्याम भाई सब खैरियत ना, शहर शांत है ना? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल शांत है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हाँ, ये थाना वाला कह रहा है, क्या बोलता है कि सलामत है, अखबार भी बोल रहा है शहर शांत है, और इसने फोन कर मुझे कहा, क्या बोलता है कि हमने इतनी गोलियां दाग दी, आप पता कर लीजिए। तो मैंने कहा ये तो बड़ा झंझट वाला काम है। तो मैंने कहा कि देखो इस पचड़े में मत पड़ो, वैसे भी मेरा वीक ऑफ है। तो मैंने पता नहीं क्या समझा नहीं समझा, मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा था कि कुछ देर के बाद उसका फोन फिर आ जाएगा। तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन रिपोर्टर का मन मानता कहाँ है? इतनी बड़ी घटना हो जाए और आपके पास सूचना हो, पहली सूचना हो, वो भी वो व्यक्ति दे रहा है, हाँ, जिसने खुद अंजाम दिया, हाँ, जिसने खुद अंजाम दिया हो। तो मैंने कोई 15-20 मिनट के बाद फिर फोन ऑन कर लिया। और इस दफे फोन था जो, मैं जैसे ही फोन ऑन मैंने किया, मेरा अपना कजन ब्रदर है भुवनेश्वर बादशाह, जो अभी दैनिक जागरण में है, नीतीश कुमार को कवर करते हैं। तब वे प्रभात खबर में थे, और प्रभात खबर में वे क्राइम रिपोर्टर ही थे। उनकी भर्ती प्रभात खबर में क्राइम रिपोर्टर के रूप में ही हुई थी। हालांकि क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत मन नहीं लगता था बादशाह का। तो इन 15 मिनट में तो आग लग गई थी शहर में। और भी लोग मुझे फोन कर रहे होंगे, लेकिन उस समय मोबाइल पर कॉल वेटिंग और ये सब नहीं दिखता था। तो बादशाह का कॉल आया और हमने कॉल रिसीव कर लिया। उसने कहा भैया पता है ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई। तो हमने कहा क्या? तो उसने कहा ऐसा ऐसा हो गया। तो अब तो ये खबर कंफर्म। हाँ, अब जैसे ही मैंने इसका फोन काटा, आज अखबार से फोन आना शुरू हो गया। तो आज अखबार से फिर हमने, अब तो खबर ही खबर थी। लेकिन मैंने, अब यह भी संभव नहीं था कि हम बहुत जल्दी पटना आ जाएं, घटना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि मैं पटना शहर से दूर था, करीब 28-30 किलोमीटर। तो तमाम लोग घटना स्थल की ओर दौड़े। घटना स्थल पर कोलाहल और ये सब कुछ हो ही गया था। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की बात प्रमाणित हो गई थी। लेकिन हम फतुआ से ही आज अखबार की खबर को मॉनिटर करने लगे, या यूँ कहें कि फ़ोन पर ही खबर। अब मैं मोबाइल, चूँकि मैंने आपको बताया कि बहुत पैसा लगता था, तो जो मैं बिग डे में फ़ोन जो लैंडलाइन था उसे उठा कर रख दिया करता था, वो मैं उससे अपने सही तरीके पर ले आया, और दफ्तर से मैं सीधे संवाद पर खबरें लिखाते रहा।
इस बीच फिर से प्रकाश का फोन आ गया। अच्छा। ठीक है ना, उसने कहा कंफर्म हो गया ना, तो हमने कहा कंफर्म हो गया। हमने कहा ये कैसे छोड़िए, अब चलते हैं। तो देखिए इसमें अब तमाम लोगों के नाम लिए गए, श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह, ये लोग तो थे ही। सतीश पांडे को नामजद किया गया, मुन्ना शुक्ला को नामजद किया गया, देवेंद्र दुबे के भांजे मंटू तिवारी को नामजद किया गया, एक ब्रजबिहारी प्रसाद के सहायक थे उन्हें भी नामजद कर दिया गया कि ये लोग षड्यंत्र में शामिल थे। शायद कैप्टन सुनील को भी नामजद किया गया था। तमाम लोग इसमें नामजद कर दिए गए। लेकिन जो हमें जानकारी मिली, जो वास्तविक जानकारी थी, कि सिर्फ 5 लोग थे। ठीक है ना, जिनमें 3 तो मारे ही गए और हाँ वो जो हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला की श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर का श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी, ये 3 लोग थे। और बाकी 2 लोग उसमें ललन सिंह जो मोकामा वाले, उन्हें भी नामजद किया गया था। बाद में ये लोग जो बरी हो गए, केस से एक्विटल हो गया। ये लोग कोई लाल बत्ती की गाड़ी में आए थे शायद। एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया गया था और एक बुलेट का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। क्योंकि देखिए ये लोग हत्या करने के बाद तब पटना के 2 विधायकों के पास गए थे। अच्छा। क्योंकि हुआ ये था, जो खबरें आई जी। कि भागने के क्रम में श्री प्रकाश शुक्ला के एक सहयोगी के पैर में छर घुस गया था। अच्छा। ठीक है ना, तो छर घुस जाने की वजह से वो घायल हो गया था। तो अब पटना से निकलने के पहले उसका इलाज भी कराया जाना जरूरी था। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल केस था और तुरंत सही होने लगा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा, श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा, सूरजभान सिंह ने मरवाया, ये तमाम चीजें चलने लगी थी। तो पटना के कुम्हरार इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की थी। बहुत बड़ा घाव नहीं था, लेकिन हाँ छर घुसा था, लहूलुहान हो गया था, खून के थक्के वहां दिखाई पड़े थे। और फिर जैसा मैंने बताया कि श्री प्रकाश ने शायद AK-47 तो एक ही इस्तेमाल हुआ था, बाकी पिस्तल ही इस्तेमाल हो गए थे। कहने वाले कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला और जो साथ में रहने वाले लोग थे, हत्या के बाद रघुनाथ पांडे के यहाँ भी पहुंचे थे। अच्छा। रघुनाथ पांडे कांग्रेस के दिग्गज नेता मुजफ्फरपुर के। तब ये रघुनाथ पांडे के यहाँ पहुंचने का ही मकसद समझ लीजिए कि रघुनाथ पांडे और LP शाही में झगड़ा था मुजफ्फरपुर की राजनीति में। अच्छा। रघुनाथ पांडे और ब्रजबिहारी प्रसाद में झगड़ा था। रघुनाथ पांडे के करीबी शुक्ला बंधु हुआ करते थे। तो LP शाही के करीबी अशोक सम्राट हुआ करता था, जो ब्रजबिहारी का भी करीबी था। फिर इसके बाद ये लोग शशि कुमार राय के यहाँ पहुंचे थे। इसी प्रकार एक तब अखंड बिहार था, एक झारखंड के विधायक के यहाँ पहुंचे थे। ये 3 विधायकों के यहाँ इन लोगों ने 1.5-2 घंटे गुजारे थे हत्या के बाद भी। सोचिए कितना मतलब दुस्साहस था। और जब सब कुछ कंफर्म हो गया था तो ये लोग यहाँ से निकल गए थे। हाँ, तो और पटना में इन लोगों ने कई लोगों से मुलाकात भी करी थी। मतलब लौटने के क्रम में? नहीं, विधायक के बंगले पर। इसमें एक कारतूस बेचने वाले, देखिए होता क्या है, आप गैंगस्टर को समझिएगा और गैंग को समझिएगा, तो हथियार आ जाना और हथियार के लिए कारतूस आ जाना, दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है। हथियार तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन हथियार चलाने के लिए आपको नियमित रूप से कारतूस चाहिए होते हैं। तो कारतूस कहाँ से आएगा? तो ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या करने के बाद इन लोगों ने पटना में एक विधायक के ठिकाने पर गोलियां सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात भी की थी, क्योंकि इन्हें आगे के लिए भी गोलियां चाहिए थी। यदि हम श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी विस्तार से समझाएंगे तो आपको हम कभी यह भी बताएंगे कि कैसे मायावती, तब चीफ मिनिस्टर नहीं हुई थी शायद, नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं थी, चीफ मिनिस्टर नहीं थी, तो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, तब मायावती के एक कमांडो ने कैसे AK-47 की गोलियां इन लोगों को दी थी। हाँ, सप्लाई की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह व्यक्ति श्री प्रकाश शुक्ला है। तो इस प्रकार से ये लोग हत्या कर आसानी से यहाँ भाग चले। अब पटना में तो हंगामा हो गया, लालू पहुंचे IGI में, फिर सरकार पर गुस्सा, फला का गुस्सा, और जिस तरीके की वारदात हो गई थी, कमांडोज के बीच में घिरे रहने वाले ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या हो गई थी, सरकार भी साम गई थी। राबड़ी देवी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला रातों रात लिया गया था।
क्योंकि यह महसूस कर लिया गया था कि शिव प्रकाश शुक्ला जितना खतरनाक हो गया है कुछ भी कर वो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। तब तक ये बातें भी आने लगी थी कि शिव प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की सुपारी कल्याण सिंह के लिए 8 करोड़ रुपए की ले 6 करोड़ रुपए की ले ली थी, 6 करोड़ की सुपारी ले ली थी। खैर उसकी कहानी भी अलग है। तो अब ब्रज बिहारी की लाश पर राजनीति हो रही थी। ब्रज बिहारी प्रसाद मारे जा चुके थे, शिव प्रकाश शुक्ला मार चुका था। अब अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि शिव प्रकाश की शव यात्रा भी एक मुसीबत भरा काम था। शिव प्रकाश की शव यात्रा को लीड करने के लिए, क्योंकि इतना भय का माहौल था, किसे बुलाना पड़ा, कैसे बुलाना पड़ा, यह कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन कल। तो ये थी कहानी कि किस तरह से ब्रज बिहारी की हत्या, जो उस समय मौजूद उस समय के मंत्री थे बिहार सरकार में, शिव प्रकाश शुक्ला कर देता है। और वो भी ऐसा नहीं, वो खुद पटना आकर रहता है। इस बीच में वो ज्ञानेश्वर से भी मिला और फिर बाद में उसने अंजाम दिया इतनी बड़ी घटना को। अंजाम देने के बाद भी 2 घंटे तक पटना में घूमता रहा। ये भी एक बड़ी रोचक बात है कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उसके दिल में ये खौफ नहीं हुआ कि वो तुरंत भागे, बल्कि वो पटना में मौजूद रहा। अपने घायल साथी का इलाज कराया। और आप जो कहते हैं ना कि बड़ी घटनाओं के बाद या इन घटनाओं के बाद कि हाँ शहर में तमाम नाका लगा दिए गए हैं, तमाम घेरे डाले जा रहे हैं, चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, तो इन्हीं नाका और चेकिंग पॉइंट्स पे वो बहुत आसानी से निकल गया। जी हाँ, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल है कि वो कितना उसके अंदर दुस्साहस था, या कहें कि वो कितना करेज था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो पटना में रहा और 3 जगह 3 अलग अलग विधायकों से भी मिला। तो और फिर इसके बाद की जो घटना है कि जब ब्रज बिहारी की हत्या हो गई तो उनके शव को जब निकालना था, और शव की यात्रा निकालनी थी, उसको लेकर भी बहुत पेच है अभी आगे की कहानी में, जो ज्ञानेश्वर अपनी जुबानी आपको सुनाएंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।